मित्रों नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों आइए आज हम सभी संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कवि कुलगुरुः कालिदासः नामक शीर्षक को सीखते हैं। तो मित्रों कवि कुलगुरुः कालिदासः का अर्थ यह है कि कवियों के कुल गुरु कालिदास। आइए सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं, इसके बाद इसके अर्थ को सीखते हैं, तत्पश्चात हम इसके संधि विच्छेद आदि को सीखते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु सह एकतमो अस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसृता अस्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः सः न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। वाक्देवताभरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतरकवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु धृतमौनम् एवास्ति। अन्येऽपि कवयः तन्नाम संकीर्तनमात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। तथापि अंतर्बहिसाक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। एका जनश्रुतिः अतिप्रसिद्धास्ति यया कविकालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। परन्तु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिं धारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसो। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान्, यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्राग् आसीत्। सः एव स्थितिकालः कवेरपि सिद्ध्यति। मित्रों आइए अब हम ये एक एक पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। महाकवि कालिदासः अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मीन्स होता है संस्कृत कवियों के मुकुटमणिरस्ति, यानी मुकुटमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देशस्य अपितु, न केवल भारत देश के बल्कि, अपितु मीन्स होता है बल्कि, समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु सह एकतमो अस्ति। न केवल भारत देशस्य मीन्स होता है भारत देश के, अपितु मीन्स बल्कि, समग्र मीन्स होता है समस्त, विश्वस्य मीन्स होता है संसार के, उत्कृष्ट कविषु यानी श्रेष्ठ कवियों में, सह मीन्स वे, एकतमो अस्ति यानी अद्वितीय हैं। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृता अस्ति। तस्य माने उनकी, अनवद्या मीन्स होता है पवित्र या निर्दोष, कीर्ति कौमुदी यानी कीर्ति रूपी, कौमुदी मीन्स होती है चांदनी, तो उनकी पवित्र कीर्ति रूपी चांदनी या उनकी निर्दोष
कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतरों में, यानी अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों आदि में भी प्रसृत मीन्स होती है फैली हुई, अस्ति मीन्स है। तो मित्रों आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। न केवल भारत देश के बल्कि समस्त संसार के श्रेष्ठ कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी पवित्र कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाणः सः न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। भारत देशे मीन्स होता है भारत देश में जन्म लब्ध्वा यानी जन्म प्राप्त करके, स्व कवि कर्मणा यानी अपने कवि कर्म से, देववाणीम यानी देववाणी अर्थात सरस्वती, देववाणी यानी संस्कृत भाषा को, अलंकुर्वाणः यानी अलंकृत करते हुए अर्थात सुशोभित करते हुए, सह न केवलम वे न केवल भारतीय कवि भारतीय कवि अपितु मीन्स होता है बल्कि विश्व कविरिति विश्व कवि के रूप में, सर्वैः माने सभी के द्वारा, आद्रियते माने सम्मानित किए जाते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आइए फिर से देख लेते हैं इसको, इस लाइन को। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से देववाणी इस संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए अर्थात सुशोभित करते हुए, सह मीन्स वे, न केवल यानी वे अर्थात कालिदास जी न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो मित्रों आइए एक पैराग्राफ इतना हम फिर से पूरा सुन लेते हैं हिंदी इसकी। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देश के बल्कि समस्त संसार के श्रेष्ठ कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी पवित्र या निर्दोष कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतरों में यानी अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे भी देशों में फैली हुई है। प्रसृतास्ति मीन्स फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए वे न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। आइए मित्रों अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं और इसको सीखते हैं। वाक् देवताभरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। आइए यहाँ तक देखते हैं। वाक् देवता यानी होता है सरस्वती देवी के, आभरण भूतस्य यानी आभूषण स्वरूप, प्रथित यशसः मीन्स होता है प्रसिद्ध यश वाले, कालिदासस्य जन्म कालिदास जी का जन्म, कस्मिन् प्रदेशे यानी किस प्रदेश में, और काले यानी किस समय में, कुले यानी किस वंश में, च मीन्स और अभवत मीन्स हुआ। तो सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में और किस समय में तथा किस वंश में हुआ। किम च आसीत, यहाँ पर च मीन्स होता है और यहाँ पर किम का अर्थ होता है क्या, आसीत मीन्स था, और क्या था तद जन्म वृत्तम, और क्या था उनके जन्म का वृत्तांत, इति मीन्स होता है ऐसा,
सर्वम मीन्स सब कुछ, अधुनापि मीन्स आज भी, विवाद कोटिम अर्थात कोटि मीन्स होता है करोड़ों, विवादों से, नातिक्रामति यानी पार नहीं किया गया है अर्थात घिरा हुआ है। नातिक्रामति मीन्स होता है घिरा हुआ है अर्थात अतिक्रमण नहीं किया गया है। इतर कवयः यानी दूसरे कवियों, इव माने होता है के समान, तो दूसरे कवियों के समान, कालिदासः यानी कवि कालिदास जी ने भी आत्मज्ञापने अपने बारे में बतलाने में, स्वकृतिषु यानी अपनी रचनाओं में, धृत मौनम एवास्ति मौन ही धारण किए हुए हैं। अन्ये अपि अर्थात दूसरे भी, कवयः मन कवि लोग भी, तन्नाम संकीर्तन उनका नाम संकीर्तन अर्थात लेने मात्र में, संकीर्तन मात्रा देव, तो अन्ये अपि कवयः यानी दूसरे भी कवि अर्थात दूसरे कवि भी, तन्नाम यानी उनका नाम, संकीर्तन मात्रा देव यानी लेने मात्र में ही, स्वीयाम वाचम यानी अपनी वाणी को, धन्याम मत्वा यानी धन्य मानकर, मौनम अवलंबन्ते अर्थात मौन का सहारा ले लेते हैं। तथापि यानी फिर भी, अंतः बाहरी अंतर वही साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। तथापि माने होता है फिर भी, अंतः माने होता है भीतरी और बही माने होता है बाहरी, तो भीतरी और बाहरी, साक्ष्यम माने साक्ष्य का, अनुसृत्य माने अनुसरण करके, समीक्षका माने होता है आलोचक वर्ग, कवि परिचयम माने इस कवि के परिचय को अर्थात कालिदास जी के परिचय को, यावत् शक्यम यानी अपनी शक्ति के अनुसार, प्रस्तुवन्ति मीन्स होता है प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों आइए इस पैरा को फिर से देख लेते हैं। वाक् देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत्, किं च सीत् तज्जन्म वृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु धृतमौनम् एवास्ति। अन्येऽपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रा देव स्वीयां वाचं धन्यं मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। तथापि अंतर्बहि साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। मित्रों आइए इसकी अब हिंदी फिर से देख लेते हैं। तो सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप, वाक देवता मीन्स होता है सरस्वती देवी के, आभरण भूतस्य मीन्स होता है आभूषण स्वरूप, यानी वाक देवता आभरण भूतस्य का अर्थ हो गया सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में और किस समय में और किस वंश में हुआ, और क्या था उनके जन्म की कथा या उनके जन्म की क्या थी कहानी, यह सब कुछ अधुनाप यानी आज भी विवाद कोटिम अर्थात करोड़ों विवादों से घिरा हुआ है। दूसरे कवियों के समान कालिदास जी भी अपने बारे में बतलाने में, अपनी रचनाओं में अक्सर मौन ही धारण किए हुए हैं, और दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र में ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन का सहारा ले लेते हैं। फिर भी बाहरी और भीतरी यानी भीतरी और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके आलोचक वर्ग कवि के परिचय को अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों आइए अब लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति।
एका मीन्स होता है एक, जनश्रुति मीन्स होता है कहावत या लोकोक्ति। तो यहाँ पर एका क्यों लग गया? क्योंकि ये जनश्रुति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर एका शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। तो एका जनश्रुति ही अति प्रसिद्धास्ति, एक जनश्रुति यानी लोकोक्ति या कहावत अति प्रसिद्धास्ति, अत्यंत, अति मीन्स होता है अत्यंत और प्रसिद्धास्ति मीन्स होता है प्रसिद्ध है। यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। यया मीन्स होता है जिससे, कवि कालिदासः यानी कवि कालिदास, विक्रमादित्यस्य मीन्स होता है विक्रमादित्य के, सभारत्नेषु मीन्स होता है सभारत्नों में, मुख्यतमः यानी प्रमुख, इति ख्यापितः यानी ऐसा बतलाया जाता है। परंतु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते, परंतु मीन्स होता है किंतु, अत्र मीन्स यहाँ पर, अपरा मीन्स होता है दूसरी, परंतु यहाँ पर दूसरी विडम्बना अर्थात शंका, समुत्पद्यते मीन्स होता है उत्पन्न होती है। परंतु या किंतु यहाँ पर दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति, कि विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल, सुतरां मीन्स होता है भली प्रकार, स्पष्टः नास्ति यानी विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली प्रकार से स्पष्ट नहीं है। आइए मित्रों यहाँ तक देख लेते हैं फिर से पहले इसका पूरा अर्थ, कि एक लोकोक्ति या एक जनश्रुति या एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है, जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख बतलाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली प्रकार से स्पष्ट नहीं है। केचन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्यस्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसो। केचन मन्यन्ते यानी कुछ लोगों की मान्यता है कि, केचन मीन्स होता है कुछ, मन्यन्ति मीन्स मान्यता है कि, यानी कुछ लोगों की मान्यता है कि कवि रसौ अर्थात कवि असौ, असौ मीन्स होता है यह, कवि माने कवि, तो कुछ लोगों की मान्यता यह है कि यह कवि विक्रमादित्यस्य उपाधिधारिणः, कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्तस्य यानी द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसीत यानी समकालीन थे। तो कुछ लोगों की, मित्रों यहाँ से फिर से देखते हैं कि कुछ लोगों की मान्यता है कि ये कवि, कुछ लोगों की मान्यता है कि ये कवि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। कालिदासस्य मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। तो यहाँ पर कालिदासस्य मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्, यानी कालिदासस्य मीन्स होता है कालिदास के, मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य मीन्स होता है मालविकाग्नि मित्र नाटक का, नायक मीन्स नायक यानी अभिनेता, अग्निमित्र यानी अग्निमित्र, शुंगवंशीय यानी शुंगवंशीय, आसीत मीन्स था। तो कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक अग्निमित्र
शुंगवंशीय था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक शुंगवंशीय अग्निमित्र था। मित्रों अगला लाइन देखते हैं। और स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्ने स्वेकः कालिदासः आसीत् तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्। स एव स्थितिकालः कवेरपि सिद्ध्यति। तो यहाँ से देखते हैं कि स एव यानी वह ही अर्थात वही विक्रमादित्योपाधिं धृतवान और वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यस्य सभारत्ने स्वेकः और जिसकी सभारत्नों में एक, जिसकी यस्य मीन्स होता है जिसकी, सभारत्नेश मीन्स होता है सभारत्नों में, एकः मीन्स होता है एक, अर्थात जिसकी सभारत्नों में एक, कालिदासः आसीत यानी कालिदास थे, तस्य राज्ञः और उस राजा का स्थितिकालः यानी उस राजा का स्थित काल, ख्रीष्टाब्दात प्राग आसीत यानी ईस्वी और सन से प्राग यानी पहले, आसीत मीन्स था। तो वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया जिसकी सभारत्नों में एक कालिदास थे और उस राजा का भी स्थितिकाल ईस्वी और सन से पूर्व था। और स एव स्थितिकालः कवेरपि सिद्ध्यति और वह ही अर्थात वही, सह मीन्स होता है वह, एव मीन्स होता है ही। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा वही, स्थित काल मीन्स होता है स्थित काल, कवेरपि यानी इस कवि का भी, सिद्ध्यति मीन्स होता है सिद्ध होता है। तो आइए मित्रों इसका फिर से इस पैराग्राफ का पूरा अर्थ देख लेते हैं। एक लोकोक्ति है यानी एक जनश्रुति है, एक कहावत यह है, ये एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है कि जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य की सभारत्नों में प्रमुख बतलाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य के सभारत्नों में भी परंतु यहाँ पर दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली प्रकार स्पष्ट नहीं है। तो विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली प्रकार स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कवि कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था और वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया जिसकी सभारत्नों में भी एक कालिदास थे और उस राजा का भी स्थितिकाल ईस्वी और सन से पूर्व था और वही स्थितिकाल इस कवि का भी सिद्ध होता है। तो मित्रों आइए अब इसके बाद हम इनके बीच की संधियों को जान लेते हैं कि इसके बीच बीच में यहाँ पर कौन सी संधि आई थी और कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, कुछ शब्दों में आइए सीख लेते हैं उसको भी। तो मित्रों यहाँ पर महाकवि कालिदास में प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया है, संस्कृत कवि नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया है। मुकुट मणि रस्ति यहाँ पर जो लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा मणिह धन अस्ति। यहाँ पर विसर्ग का आधा र यानी हलंत युक्त र हो गया है, विसर्ग का र होना अर्थात ऋतु संधि का प्रयोग होकर के यहाँ पर हो गया है मणि रस्ति। और फिर इसके बाद भारत देशस्य में हो जाएगा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन
और यहाँ पर देखिए है कि समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु, तो यहाँ पर मित्रों गुण संधि है इसमें। समग्र विश्वस्य धन उत्कृष्ट कविषु, तो यहाँ पर हम इसको और भी टुकड़ा कर लेते हैं, यहाँ से समग्र को अलग कर दे रहे हैं, विश्वस्य धन उत्कृष्ट को ले लेते हैं और बाकी कविष को भी अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विश्वस्य धन उत्कृष्ट, तो यहाँ पर पूर्व पद के अंतिम अक्षर य के इस अ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर इस उत्कृष्ट के उ से मेल होने पर गुण संधि के अनुसार यहाँ पर ओ हो गया, दोनों का मिलकर एक गुण आदेश हो गया और संधि करने पर ये रूप बन गया आपका विश्वस्योत्कृष्ट। ये आपका गुण संधि के अनुसार हुआ, तो गुण संधि के अनुसार हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कविषु जो शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, जिसका अर्थ है कवियों में। और यहाँ पर एक तमो धन अस्ति, यहाँ पर आ गया है एक तमः धन अस्ति। तो मित्रों यहाँ पर उत्तो संधि हो गया है और उत्तो हो जाने के बाद यहाँ पर विसर्ग का उ हो गया है। तो विसर्ग का उ हो जाने पर फिर बाद में चल करके यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गया है। तो अब ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, आपको संक्षिप्त रूप में बता दे रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि होकर के पहले तो उत्तो संधि हो जाएगा। फिर आइए अच्छा सीख ही लेते हैं कि एक तमह धन अस्ति है, फिर यहाँ पर इस विसर्ग के अकारांत विसर्ग के बाद यहाँ पर अ आने पर इस विसर्ग का उ हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक तमह एकतम धन उ धन अस्ति, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर अ धन उ आ गया कि एकतम के इस म से, म के इस अ से और यहाँ पर उ से मेल होने पर अब यहाँ पर गुण संधि हो गया, गुण संधि के अनुसार यहाँ पर ओ हो गया। तो अब यहाँ पर आपका ये पद बन गया एक तमो धन ये अस्ति, ऐसे हो गया। अब फिर इसके बाद पूर्व रूप संधि के अनुसार जब यहाँ पर ओ के बाद यहाँ पर अ आ जाता है तो दोनों का मिल करके यहाँ पर ओ के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये अ अपने पूर्व रूप अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पर ये पूरा संपूर्ण रूप बन गया एक तमो अस्ति, ये इस तरह से हो गया है। इसके बाद मित्रों अब यहाँ पर तस्यानवद्या, तस्यानवद्या यानी तस्य धन अनवद्या में भी दीर्घ संधि हो गई है। देश देशांतरेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गई है। प्रफृतास्ति में दीर्घ संधि हो गई है। यहाँ भारत देशे में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गई है। लब्ध्वा में, लब्ध्वा मीन्स होता है पाकर के, और यहाँ पर स्वकवि कर्मणा में तृतीया विभक्ति एक वचन हो गई है। और यहाँ पर विसर्ग का र होना है अर्थात ऋतु संधि हो गई है। और यहाँ पर वाग्देवताभरण भूतस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर देवता धन आभरण भूतस्य अर्थात यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। तो मित्रों इसके बाद यहाँ कालिदासस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गई है और प्रदेशे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहाँ कस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन, काले में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन और कुले में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। च धन अभवत यानी यहाँ पर भी च धन अभवत, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है।
किम च धन आसीत, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। और तज्जन्म वृत्तम, तो यहाँ पर मित्रों ये च्युत संधि हो गई है, क्योंकि वहाँ पर तत धन जन्म हो गया है। तो जब त के आगे ज आता है तो उसका तृतीय वर्ण हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि तत धन जन्म हो गया है, तत्जन्म वृत्तम का ये जन्म ले लिए हैं। और यहाँ से जब त वर्ग के आगे ये कोई भी च वर्ग आता है तो त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो इससे पहले यहाँ पर जस्त संधि आ जाती है। तो मित्रों यहाँ पर पहले जस्त संधि आ जाती है, तो यहाँ पर ये बन जाता है रूप आपका तद धन जन्म। और फिर इसके बाद ये च्युत संधि होकर के त थ द यानी तृतीय वर्ण आया है। फिर इसके बाद यहाँ पर इस द के स्थान पर च छ ज, ये च्युत संधि का नियम लग जाता है और यहाँ पर बन जाता है तज्जन्म। ऐसा रूप बन गया है। तो थोड़ा ये आपको कम समझ में आ रहा होगा या बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अभी जब हम आपको च्युत संधि पढ़ाएंगे या जस्त संधि पढ़ाएंगे और दोनों संधियों को समझने के बाद ये सब अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं मित्रों। सर्वम अधुनापि में भी यहाँ पर अधुना धन अपि यानी दीर्घ संधि हो गई है। और न धन अतिक्रामति में भी यहाँ पर भी दीर्घ संधि का प्रयोग है। और यहाँ पर आत्मज्ञापने में यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर स्वकृतिषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। और एवास्ति में भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। और यहाँ मात्रात धन एव मात्रा देव हो गया है, यानी त का द बन गया है जस्त संधि के अनुसार। और यहाँ पर अवलंबनते में प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया है। तथा धन अपि यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है। और यहाँ पर छत्व संधि हो गई है मित्रों। और यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, यत बराबर जो तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है यहाँ पर, जिससे। और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है सभारत्नेषु पद में। और इसके बाद अत्रा परा में यहाँ पर भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर विक्रमादित्यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर जब अपि जुड़ गया तो विक्रमादित्यस्य धन अपि हो गया। इस प्रकार से हो गया है विक्रमादित्यस्य धन अपि। तो यहाँ पर अ यानी विक्रमादित्य के इस य के अ से यानी पूर्व पद के अंतिम अक्षर य के इस अ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर इस अपि के इस अ से मेल होने पर दोनों का मिल करके दीर्घ संधि के नियमानुसार यहाँ पर ये आपका रूप बन जाएगा विक्रमादित्यस्यापि। ऐसे बन गया है विक्रमादित्यस्य अपि कह लीजिए और चाहे विक्रमादित्यस्यापि, इस पद में यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। तो सभारत्नेषु धन एकः में यहाँ पर यड़ संधि है। तो यहाँ पर सभारत्नेषु पद के इस सु के ऊ से और यहाँ पर एकः के इस ए से मेल होने पर ऊ का व बन जाता है और एक ये जो ए की मात्रा है वह इस पर लग जाती है। तो यहाँ पर आपका बन गया सभा रत्ने स्वे कह।
सभारत्ने स्वेकः, ऐसे बन जाएगा। और ये यड़ संधि के अनुसार हो रहा है। किस संधि के अनुसार हो रहा है मित्रों? यड़ संधि के अनुसार हो रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ पर तस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लग गया है। और यहाँ पर आसीत शब्द में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु। अस माने होता है होना। तो यहाँ पर प्राक धन आसीत में भी जस्तो संधि हो गया है, क का ग, यानी ऐसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्राक धन आसीत बराबर ये क का ग रखने पर यानी अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रागासीत, प्रागासीत, इस तरह से। और यहाँ पर मित्रों फिर से वही आ गया ऋतु संधि, कवे धन अपि बराबर कवेरपि। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को यह समझ में आया होगा। तो आइए एक बार इसके गद्यांश का फिर से वाचन कर लेते हैं और आप सभी भी इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में आपको समझ में आ जाए उतना बार देख देख करके इसके अर्थ को समझिएगा। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्टकविषु स एकतमोऽस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देशदेशान्तरेषु प्रसृतास्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः सः न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। वाक्देवताभरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत्, किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतरकवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु धृतमौनम् एवास्ति। अन्ये अपि कवयः तन्नाम संकीर्तनमात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यं मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। तथापि अन्तर्वैसाक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। एका जनश्रुतिः अतिप्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। परन्तु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालीक आसीत् कविरसौ। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। स एव स्थितिकालः कवेरपि सिद्ध्यति। मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये वाचन एवं इसके अर्थ एवं ये सभी संधि विच्छेद समझ में आया होगा। धन्यवाद।